हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो बेटा हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हमारी सेकंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें आज हम मनी का चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं। तो बेटा अब आप जो है कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका क्या है, बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? रेफर्स टू दैट सिस्टम बाय विच वन कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर अनदर विदाउट यूज ऑफ मनी। तो इसमें दो चीजें पता चली, एक तो कमोडिटी आपस में एक्सचेंज होती है और दूसरा क्या हो गया, मनी का यूज नहीं होता है। तो ऐसा बहुत टाइम पहले होता था। तो हम इसमें देखें कि मनी का यूज क्या है। आज भी विलेजेस में या इवन दिल्ली जैसी सिटी में भी कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि मनी का यूज जो है कई केसेस में नहीं हो रहा है। जैसे विलेजेस में वीट के बदले आज भी आइसक्रीम वगैरह लोग ले लेते हैं। और दिल्ली में भी बेस्ट एग्जांपल है, आप किसी को क्लोथ्स देते हो ओल्ड और बदले में क्या लेते हो, उससे मैट ले लेते हो। तो ये आपके बार्टर सिस्टम के जो है एग्जांपल है। आजकल ये एग्जिस्ट ना के बराबर करता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा करता था। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। तो लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम एक ही है। इसको हम सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। सीसी इकोनॉमी क्या होती है स्टूडेंट्स? कमोडिटी। सी का मतलब क्या होता है, कमोडिटी, यानी कि जिसमें कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इट कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर और सेलर, यानी कि बायर और सेलर दोनों रेडी होने चाहिए। ये नहीं है कि आपका मन करा किसी चीज को परचेज करने का और आप उसको परचेज करके लेके आ गए। तो पहले क्या होता था, आपका जो बार्टर सिस्टम में मान लिया ए है और बी है और सी। तो अगर ए के पास आपका वीट एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, और बी के पास क्या है, राइस है, और इसके पास क्या है, मिल्क है। तो सबसे पहले क्या होता था, ए के पास वीट एक्स्ट्रा है, अब उसे क्या चाहिए, राइस चाहिए। तो राइस लेने तो चला गया बी के पास, लेकिन बी ने कहा भाई तुम बदले में हमें क्या दोगे। तो बी ने वीट, उसने कहा वीट, तो बी क्या, वीट तो मेरे पास पहले से ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के पास डबल कॉन्सिडेंस नहीं है, सिंगल कॉन्सिडेंस तो है। तो ऐसा ही हमारा हो सकता है, सी के साथ भी प्रॉब्लम उसकी हो सकती है। तो यही क्या कहलाता है आपका, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में क्या है, पहले दो टाइप से होता था आपका कि ऑल कमोडिटीज आर ऑफ इक्वल वैल्यू। जो भी कमोडिटी है वो इक्वल वैल्यू की है। एक यहाँ पे क्या है आपका गॉट है और एक आपके पास क्या है, पेन है। दोनों की इक्वल वैल्यू है। तो ये बताओ कहां तक सूटेबल होता है? ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ भाई इसमें क्या है आपका कि ये सूट करता है। साइज के हिसाब से भी देखें तो ये पहले क्या होता था आपका, वैल्यू की प्रॉब्लम आती थी कि इसको कितनी वैल्यू दें और इसको कितनी वैल्यू दें। ऐसी कॉटन और गोल्ड का एग्जांपल हो सकता है। इतना कॉटन आपका जो है कितने का आता है, 1 रुपीज का मान लिया, और ये इतना गोल्ड कितने का आता है आपका, 10,000 रुपीज का। तो आप ये बताइए इसको भी कैसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम आती थी। थर्ड पॉइंट क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। यानी कि डेफर्ड पेमेंट क्या है कि मान लेते हैं ए के घर में क्या था, मैरिज है, उसने 1000 केजी क्या ले लिया, वीट ले लिया, किससे, बी से। अब जब इसको वापस करने का टाइम आया तो क्या प्रॉब्लम आई, यानी कि ये इन्होंने लेने की कोशिश तो क्या करा, फ्यूचर पेमेंट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, लेकिन जब बाद में देखा तो क्या दिक्कत आई, सेम कमोडिटी। बी ने क्या कहा, भाई मुझे तो आपने वीट, तो ए ने तो भाई वीट क्या कर लिया, पूरा खर्च कर लिया। अब वो वीट दोबारा कहां से लाए, या तो उसको नेक्स्ट क्रॉप के लिए वेट करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सेम कमोडिटी उसको वापस कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो फिनिश हो चुकी है। सेकंड क्या है, अगर चलो कमोडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर ले, अब बी कहने लग गया अगर ये कहीं से वीट अरेंज करके भी लिया है, बी कह रहा है ये तो सेम क्वालिटी का है नहीं, मेरा तो अच्छी क्वालिटी का था, तो यहां पर भी फेल हो जाता है। इसी तरीके से सेम वैल्यू कि भाई लास्ट ईयर तो जो है बहुत ज्यादा वैल्यू थी उस वीट की, आज तो अब की बार वीट जो है ज्यादा उसकी क्रॉप अच्छी हुई है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर भी क्या हो गया, बी का इससे जो है एक्सचेंज नहीं हो पाया अच्छी तरीके से। और लास्ट में क्या है, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू।
हम स्टोर नहीं कर सकते। मान लिया किसी फार्मर के पास बहुत ज्यादा टमाटोज हो जाते हैं, अब वो उसको कितने दिन रख सकता है, स्टोर कितने दिन कर सकता है? 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, पूरे ईयर के लिए तो नहीं स्टोर कर सकता है। तो वो 2-3 डेज में खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टोर वैल्यू की भी प्रॉब्लम थी। और अगर कहीं पे कोई परचेज भी करके लेके जाना तो टमाटो थोड़ी लेके जाएगा भाई 10 केजी टमाटो ले गया, लो भाई इसमें एक्सचेंज करके मुझे ये दे दीजिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो आप अब इसको जो है, ये टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है, नोट डाउन कर। नाउ थर्ड पॉइंट विच इज मनी। तो बेटा मनी क्या होता है? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये 4 जो है फंक्शन, तो यहां पर मनी क्या है फंक्शन के ऊपर डिफाइन कर रखे। इसका मतलब मनी क्या है? जो मनी के काम करे। तो आज तो मनी की डेफिनेशन हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन पहले मनी की डेफिनेशन क्या हो सकती थी? एक चेयर, एक टेबल, एक इवन शूज भी क्या हो सकता था? मनी कहला सकता था। कैसे? अगर हम वीट देते हैं किसी को और बदले में क्या करते हैं, आपका शूज लेते हैं, तो वहां पर वीट हमारी मनी हो गई। और अगर हम शूज किसी को देते हैं बदले में क्या करते हैं, वीट लेते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, शूज हमारे लिए मनी हो जाता है वहां पर। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड हो चुकी है। तो हम देखते हैं फंक्शंस क्या है मनी के। मनी को हम फंक्शंस के बेस पर देखते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो आज आप कोई भी गुड्स लेने, चाहे रिचार्ज कराने जाओ, चाहे शूज लेने जाओ, चाहे चेयर्स लेने जाओ, चाहे मार्कर्स लेने जाओ, ट्राउजर्स लेने जाओ, शर्ट्स लेने जाओ, सबके लिए पेमेंट के लिए क्या करते हो बेटा, मनी। तो यही क्या है, यानी कि जिसकी वजह से हम क्या कर सके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, आपका मनी। तो मनी देते हैं तभी ये सारी चीजें मिलती हैं। सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। तो इसमें क्या है, मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यूज ऑफ ऑल गुड सर्विसेज एक्सप्रेस्ड। तो इसका मतलब क्या, हर एक की वैल्यू है। मार्कर आपका कितने का है बेटा, 20 रुपीज का है। शर्ट आप 2000 की लाए, ट्राउजर आप 3000 की लाए, चेयर आप 600 की लाए, बेंच आप कितना 800 का लाए। तो इस तरीके से हर एक की वैल्यू है। तो मनी ने क्या करा कि सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू क्रिएट कर दी कि ये इतनी वैल्यू का है, ये इतनी वैल्यू का है। अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, थर्ड फंक्शन पर, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। यानी कि अब हम अपनी पेमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डेफर भी कर सकते हैं। मनी acts as a standard payments which are to be made in future, यानी फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल टाइम से पहले ले लेते हैं और उसकी जो EMIs वगैरह है उसको पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। या कई बार होता है कि 10,000 का हमने लोन लिया किसी से और 6 मंथ के बाद कहा हमने कि हम उसको 11,000 वापस पे कर देंगे, तो 1,000 हमने इंटरेस्ट का दिया या डेफर्ड पेमेंट की वजह से, क्योंकि हमने इतने उस पैसे को या उससे जो सामान लिया उसको यूज किया, तो उसकी जो पेमेंट की, तो ये सारी क्या कहलाती हैं, आपकी डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये मनी ही हमको अनेबल कर पाई। आपने देखा था बार्टर सिस्टम में ये हम पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आज हमारी सैलरी में से ज्यादा सेविंग होती है तो फ्यूचर के लिए हम उसको बचा के भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम अपना ट्रांसफर कर लेते हैं परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, यानी कि जो हमारी आज की परचेजिंग पावर है हम उसको 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद, तो इस तरीके से उतने टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से ये फंक्शंस ऑफ मनी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 5, टाइप्स ऑफ मनी। तो बेटा अभी तक हमने मनी के फंक्शन और टाइप्स ऑफ मनी पर, अब हम आगे हैं मनी कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहला है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, इज बैक्ड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से या अथॉरिटी से चलती है, जिसमें आपके नोट्स, जो करेंसी नोट्स हैं और कॉइन्स वगैरह हैं, ये सारे जो आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर सेकंड है आपका फिड्यूशियरी मनी, इज बैक्ड up by trust between the payer and payee,
यानी कि इसके अंदर क्या होता है, पेयर और पेई जो होता है उसके बीच में जो ट्रस्ट होता है, यानी कि ये जो है ये पेमेंट किसके बेस पर चलती है, ट्रस्ट के बेस पर। मान लिया जाए आप अपने बच्चे की फीस को जो है चेक के थ्रू पे करते हो, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, केवल आपके ट्रस्ट पर चलते हैं कि हाँ भाई ये स्टूडेंट पे करके चला जाएगा चेक से फीस। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका चेक किस पर चलता है, ये डायरेक्ट मनी नहीं है लेकिन मनी के जैसा इसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, फुल बॉडीड मनी। दीज आर कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इसके कॉइन होते थे, तो उसकी जितनी वैल्यू होती थी, अगर हम उसको जो कॉपर को या गोल्ड को मेल्ट कर कर मार्केट में अगर कमोडिटी के रेट पर भी सेल करते तो उससे हमें उतने ही पैसे मिलते जितने उसकी वैल्यू अब है। यानी कि जैसे 5 रुपीज का कॉइन है, अगर हम उसको मेल्ट करके मार्केट में बेचें, अगर उससे उतना ही पैसा हमें मिल जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, फुल बॉडीड मनी। तो पहले जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन होते थे उनकी जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, इक्वल होती थी। और नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी, जिसके अंदर क्या होता है, मनी वैल्यू जो होती है वो कमोडिटी से ज्यादा होती है। जैसे 2000 का आपका नोट है, तो बेटा अगर आप इसको जानेंगे ये केवल 5 रुपीज में आपका बन जाता है, तो इसका कहने का मतलब है इसकी मनी वैल्यू ज्यादा है, कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज में है, और वो आपका मार्केट में कितने में चल रहा है, 2000 में। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आपका क्रेडिट मनी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का जो इवोल्यूशन हुआ था कैसे हुआ था, यानी मनी से पहले क्या था, मनी किस किस फॉर्म में थी। तो मनी सबसे पहले कमोडिटी मनी के, जिसमें हम बार्टर सिस्टम में पढ़ा था, राइस व्हीट इनका ट्रांजैक्शन में होता था पहले, उसको ही हम क्या करते थे, आपका मनी मानते थे, जैसा हमने मनी की डेफिनेशन में बताया था। फिर धीरे धीरे मेटेलिक मनी आ गई, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के क्या होते थे, कॉइन्स होते थे। क्या होते थे, कॉइन्स होते थे। तो हम इनको क्या मानते थे, इन्हीं में हमारी ट्रांजैक्शंस होती थी, इन्हीं से हम क्या करते थे, गुड्स परचेज करते थे या कुछ भी करते थे। तो ये क्या हो गया, आपका मेटेलिक मनी कहलाती थी। फिर इसके बाद नया और इवॉल्व हुआ कि मेटल के कॉइन को ले जाना थोड़ा कम्बरसम, मुश्किल हो जाता था, तो फिर नई कॉन्सेप्ट आई पेपर मनी। पेपर मनी क्या है, जैसे आपके करेंसी नोट्स है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 के नोट्स है, तो वो सारे आपके क्या है, पेपर मनी कहलाते हैं। इसके बाद थोड़ा और एडवांसमेंट आई, जिसमें आपका क्या है, क्रेडिट मनी। तो बेटा क्रेडिट मनी में क्या आ गया, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपके सामने आ गई। और अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ज्यादातर प्लास्टिक मनी, जिसमें हम क्या है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स को कह सकते हैं। इस तरीके से मनी आपकी जो है गुड सर्विसेज से कहां तक पहुंच गई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स तक। तो बेटा ये टॉपिक भी आपका खत्म हो चुका है, आप नोट कर लीजिए। नाउ पॉइंट्स नंबर 7, मनी सप्लाई। तो स्टूडेंट इस लेसन के अंदर एक तो आपका जो है बार्टर सिस्टम और दूसरा मनी सप्लाई, यही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टडी करते हैं। तो मनी सप्लाई क्या होता है आपका, ऑफ अ कंट्री इज स्टॉक, यानी कि जो कंट्री के पास स्टॉक होता है ऑफ अ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स हमें जो है मनी को डिफाइन करने के लिए चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मनी को हम क्या नॉर्मली सोचते हैं, करेंसी नोट्स। तो मनी सप्लाई केवल उसको तो नहीं कहा जा सकता, उसके साथ अलग अलग डेफिनेशंस है। जैसा कि हम M1 से हमें पता चलेगा रियल में मनी क्या होती है। तो M1 क्या है, जिसके अंदर C प्लस में DD प्लस में OD है। C का मतलब क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक, यानी कि हमारी पॉकेट में जो भी मनी है, कुछ भी है, पैसे वगैरह जो भी रखे हुए हैं, घर में रखे हुए, हमने कहीं छुपा के रखे हुए, हमारी फैमिली ने रखे हुए, हमारी कंट्री ने रखे हुए हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, आपके करेंसी विद पब्लिक। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, डीडी। क्या है, डीडी। इसका नाम शॉर्ट में कासा भी बोला जाता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट नॉर्मली क्या करते हैं, बिजनेसमैन कराते हैं, और सेविंग अकाउंट नॉर्मली हाउस होल्ड्स कराते हैं। तो ये आपका इस तरीके से ये दो भी आपके मनी के अंदर माने जाते हैं। फिर लास्ट है आपका ओडी, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो ये ओडी क्या है आपके, सबसे पहले डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे एचडीएफसी बैंक नहीं बेटा, बैंक अलग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग है। आईसीआईसीआई बैंक भी है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। तो ये दोनों अपने जो कुछ पैसे होते हैं उसको कहां पर रखते हैं, आरबीआई को, या अपने डिपॉजिट्स को आरबीआई के पास जमा कराते हैं, तो वो भी इसमें आते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये भी अपना पैसा अगर आरबीआई के पास रखते हैं तो ये भी हमारा M1 के अंदर आता है। और फिर क्या है, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन बैंक्स, दूसरी कंट्रीज के बैंक और जो दूसरी गवर्नमेंट्स होती है दूसरी कंट्री की, वो भी अगर आरबीआई के पास कुछ अपना फंड या डिपॉजिट जमा कराती हैं तो वो भी आपका ओडी के अंदर आता है। इसका मतलब M1 के अंदर जो कॉन्सेप्ट है इसमें सी डी डी प्लस में ओडी, ये तीनों आते हैं। इसे हम नैरो मनी भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, M2। M2 क्या हो गया, M1 यानी कि ये सारा तो आएगा, प्लस में क्या आएगा, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, यानी कि पहले जो है लोग क्या करते थे, बैंक में अकाउंट इतने ज्यादा नहीं खुलवा पाते थे क्योंकि बैंक्स की रीच इतनी ज्यादा नहीं थी, तो पोस्ट ऑफिस में भी क्या है सेविंग अकाउंट्स खोले जाते थे। तो जब वहां पर अगर अकाउंट खोले जाते थे तो ये क्या है, वहां पर भी जैसे बैंक में अकाउंट खुलते हैं उसी तरीके से आपके पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपके सेविंग डिपॉजिट्स खुलते हैं। तो ये सेविंग अकाउंट्स हो गए आपके। अब जो M3 है, M3 में क्या आया, M1। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स M2 लिख देते हैं जो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि M1 ये सारा, प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, जिसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स FD आते हैं और प्रोमिसरी नोट्स भी आते हैं, तो ये आपके M3 में आते हैं। अब हमारी जो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है M4। M4 में क्या है आपका, M3 यानी कि M3 तक ये सारा और प्लस में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका कि M4 जो है इसमें M3 यानी कि M1 ये वाला भी आएगा, नेट टाइम डिपॉजिट भी आएगा, और क्या आ जाएगा, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, यानी कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट और ऐड हो जाता है। बेसिकली तो यही होता है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट, क्योंकि यहाँ सेविंग डिपॉजिट है, यहाँ टोटल डिपॉजिट है। टोटल डिपॉजिट में क्या चीजें और आ जाती हैं आपकी, जैसे किसान विकास पत्र है, और दूसरा क्या है, सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो इसके अंदर भी क्या है आपका पैसा जमा होते हैं पोस्ट ऑफिस में, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आता है, जिसे हम शॉर्ट में NSC भी कहते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपका जो है मनी चैप्टर जो है खत्म हो गया है। आपको हमारे वीडियो मुझे लगता है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं पर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है डाल सकते हैं प्रॉब्लम अपनी, उसको जो है पूरा तरीके से सारी चीजें बताई जाएंगी और आपका कोर्स इसी तरीके से आगे चलता जाएगा और आप इकोनॉमिक्स को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।